हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश, उनके विभिन्न शासक और उनके विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पीछे जाके सारी वीडियो देखें। उससे आपको एक निरंतरता आएगी कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से शासक हुए और उनके प्रमुख प्रमुख कौन कौन से कार्य हुए। इससे ही आगे चल के आपको प्रशासन में जो सल्तनत की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में आपको एक डिटेल से जानकारी प्राप्त होगी फिर। ठीक है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रशासन में देखें तो फारसी और अरबी पद्धति पर आधारित ही है दिल्ली सल्तनत की प्रशासन। ठीक है। और जो केंद्रीकृत प्रशासन था वो सुल्तान के हाथों पूरा शक्ति इसमें हुआ करता था। सुल्तान इसका केंद्र हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा करें तो विभिन्न मंत्री और मंत्रियों के अंतर्गत विभाग हुआ करते थे जो कि सुल्तान के सहयोगी हुआ करते थे। ठीक है। प्रभावशाली जो पद है वो अमीर हुआ करता था जो कि सुल्तान द्वारा चुना जाता था। ठीक है। अमीर। मंत्री परिषद का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पे और सामूहिक जिम्मेदारी का भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। बर्नी कहता है कि प्रशासन के 4 स्तंभ थे। दीवाने बिजारत, जिसका प्रमुख वजीर हुआ करता था। ठीक है। दीवाने इंसाह, दीवाने अर्ज और दीवाने रसातल। ठीक है। तुगलक काल में जो तुगलक काल है वो भारतीय विरासत का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि वजीर यहाँ पे प्रमुख बन के उभरता है। ठीक है। इसलिए तुगलक काल को भारतीय विरासत का स्वर्णकाल कहा जाता है। वजीर के अंतर्गत अधिकारी देखें। वजीर चूंकि शासक के बाद प्रमुख अधिकारी हुआ करता था तो उसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारी थे। नायब वजीर, मुशरिफ ए मुमालिक जो कि अकाउंटेंट अर्थात पूरे आय व्यय का ब्यौरा रखता था। ठीक है। मुस्तौफी ए मुमालिक जो कि ऑडिटर का कार्य करता था। प्रशासन में जितने भी आय व्यय होते थे उनके बारे में ऑडिट का कार्य करता था। ठीक है। मजलिस ए मखवत। ठीक है। और बार ए खास, ये विभिन्न वजीर के अंतर्गत विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे। अन्य पद में काजी उस कुजात जो कि न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। सदर उस सुदूर जो कि धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आगे देखें प्रांतीय प्रशासन में। अभी हमने केंद्रीय प्रशासन देखा तो प्रांतीय प्रशासन में जो है विलायत या सूबा। ठीक है। विलायत या सूबा के जो अधिकारी होते थे उन्हें मुख्ता, वली या नाजिम कहा जाता था। ठीक है। ये जो थे सुल्तान के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है। मुख्ता, वली या नाजिम ये सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे जिन्हें प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति प्राप्त होती थी। दूरस्थ प्रांतों में मुख्ता या वली होते थे जिन्हें इन प्रशासनिक अधिकारी मुख्ता या वली से अधिक अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है। इन्हें अतिरिक्त अधिकार दिया जाता था। प्रांत में हिसाब ख्वाजा किया करते थे। ठीक है। और जो ब्यौरा है पूरा हिसाब किताब का उसे केंद्र को दिया करते थे। ठीक है। ख्वाजा के सहायता के लिए यहाँ पे मुशर्रिफ और खारकून हुआ करते थे। ये भी 2 अधिकारी होते हैं। ठीक है। प्रांतपति जो कि सेनापति होता था और आवश्यकता अनुसार अपना सेना जो है वो केंद्र को भेजता था। ठीक है। यहाँ जो प्रांतीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे प्रांतपति कहते थे। उसके पास भी एक सेना होती थी जो कि जिसके अगर केंद्र सरकार को जरूरत है या शासक या सुल्तान को जरूरत है तो वह आवश्यकता अनुसार सुल्तान को अपनी सेना भेजता था। आगे देखें प्रांत के बाद जिला या सिख, इसका प्रशासन देखें तो सर्वप्रथम गठन जो है 1279 ईस्वी में बलबन द्वारा किया गया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखें तो क्षेत्रीय इकाई या खंड जो जिला या सिख होता था उसे क्षेत्रीय इकाई या खंड के रूप में जाना जाता था। ठीक है। लोधी के समय में देखें तो सिख के जो प्रमुख होते थे उसे सरकार कहते थे। ठीक है। सिख को सरकार कहा जाता था और सरकार का जो प्रधान होता था उसे सिकदार कहते थे। ठीक है। ये लोधी वंश के समय की बातें हैं। परगना प्रशासन देखें। परगना प्रशासन जो कि जिला से नीचे परगना हुआ करता था तो उसके अधिकारी होते थे आमिल जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता था। मुशरिफ जो कि लगान वसूली करने का अधिकारी होता था। कारकुन जो कि राजस्व लेखा जोखा का अधिकारी होता था। ठीक है। और सरहंग, मुहासिल, गुमास्ते ये भी विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है। अमीर ए सदा, 100 गांवों के जो समूह थे उसका जो प्रमुख हुआ करता था उसे अमीर ए सदा कहते थे। आगे देखें गांव प्रशासन जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसमें वंशानुगत अधिकारी होते थे। एक बार नियुक्ति के बाद सीधे उसका जिस प्रकार अगर वंशानुगत देखे राजा का पुत्र ही राजा बनता है तो यहाँ पे जो पटवारी होता था तो पटवारी का पुत्र ही पटवारी होता था। इस प्रकार गांव प्रशासन में वंशानुगत अधिकारी थे। विभिन्न इसमें अधिकारी पटवारी था, चौधरी, खूत, मुकद्दम। ठीक है। ये जो सभी थे ये लगान वसूली करने में जो शासन व्यवस्था की सहायता करते थे। ठीक है। गाँव से लगान वसूली अगर करना है तो ये विभिन्न वंशानुगत अधिकारी होते थे।
और यहाँ पे ग्राम पंचायतें होती थी जो न्याय व्यवस्था, गांव के साफ सफाई एवं विभिन्न प्रकार के गांव के छोटे मोटे वाद विवाद का निवारण करती थी। ठीक है। खालसा क्षेत्र होता था, ये जो खालसा क्षेत्र ये शासक के सीधे नियंत्रण में होता था, जहाँ से वह डायरेक्ट कर वसूली करता था अपने अधिकारियों के द्वारा। ठीक है। यह केंद्रीय प्रबंधन में होता था, चौधरी मुकद्दम द्वारा वसूली होती थी। अगर जो खालसा क्षेत्र में जो कृषक किसानी करता था या कोई भी व्यापार होता था तो उससे वसूली का कार्य चौधरी या मुकद्दम द्वारा किया जाता था, जो कि वसूली करके सीधे खालसा क्षेत्र की कर को पूरे राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाता था। ठीक है। यहाँ पे राजस्व अधिकारी आमिल कहलाता था। ठीक है। जो खालसा क्षेत्र का राजस्व अधिकारी है वो आमिल कहलाता था। आगे देखें, सैनिक संगठन के बारे में चर्चा करें दिल्ली सल्तनत की। तो सैनिक संगठन में जो सैन्य व्यवस्था है सबसे पहले प्रारंभ इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है। राजस्व के स्तंभ जहांदारी जो कि प्रशासन व्यवस्था है और जहांगीरी जो कि दिग्विजय अर्थात युद्ध आदि जो व्यवस्था है, ये तो राजस्व के दो प्रमुख स्तंभ थे। सेना को यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में हम्स कहा जाता था। ठीक है। बलबन ने दीवान अर्जी की व्यवस्था की थी जो कि एक सैन्य विभाग था। ठीक है। इसका अध्यक्ष आरिज मुमालिक था जो कि सैन्य की भर्ती करता था, सेनाओं में भर्ती किया करता था। प्रांतीय सेना हम से अतरफ कहलाता था। ठीक है। शाही घुड़सवार जो सेना है वो सवार एक कल्व कहलाता था। वेतन इन्हें अख्ता या भूमि व्यवस्था के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की व्यवस्था शुरू की थी। परनी सैनिकों की इकाई को, सबसे छोटी इकाई को सरखेल कहता है और सबसे बड़ी इकाई को खान कहता है। यह बरनी के अनुसार है। ठीक है। यहाँ पे देखें, सरखेल जो होता है सुल्तान के निजी सैनिक हुआ करते थे, जिसमें सुल्तान के अंगरक्षक भी आते थे, उसके घुड़सवार भी आते थे, तो उन्हें खास खेल कहा जाता था। ठीक है। आगे चलें, न्याय व दंड व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। तो न्याय का जो स्रोत है, चूंकि यहाँ पे इस्लामी शासन व्यवस्था थी इसलिए न्याय का स्रोत जो है कुरान था। हदीस भी था। ठीक है। जो कि जो पैगंबर मोहम्मद के जो शब्द हैं वो हदीस में संकलित हैं, वो हदीस भी था। इज्मा और कयास ये प्रमुख इसके स्रोत हुआ करते थे। ठीक है। इस्लामी धर्मशास्त्र फिकह कहलाता था। ठीक है। अगर इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार जैसे न्याय व्यवस्था होती थी उसे फिकह कहते थे। इस्लामी विधिवेत्ता को मुजद्दिद कहा जाता था। ठीक है। मुख्य न्यायकर्ता सुल्तान होता था। वैसे न्याय अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई ग्राम न्यायालय की होती थी, परंतु अगर सबसे मुख्य न्यायकर्ता देखें जो कि पूरे साम्राज्य का प्रमुख न्यायकर्ता होता था, सुल्तान होता था। ठीक है। इसके सहायता के लिए, सुल्तान की सहायता के लिए, न्याय व्यवस्था में सहायता के लिए धर्मनिरपेक्ष अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें काजी होता था, और अगर धार्मिक वाद विवाद है तो उसमें सदर सुदूर और मुफ्ती, ये दोनों सुल्तान की सहायता करते थे। हिंदू न्याय के लिए विद्वान पंडित से सहयोग लिया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे न्याय व्यवस्था थी। आगे देखें, प्रांतों में न्यायालय, प्रांतों में भी विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे। वली या गवर्नर का भी न्यायालय होता था प्रांतों में, जो कि सबसे प्रमुख होता था न्याय प्रांतों में। ठीक है। उसके बाद होता था काजी सूबा जो कि फौजदारी न्याय को देखता था। ठीक है। फौजदारी अर्थात झगड़ा फसाद इस प्रकार की न्याय को ये देख लेता था। दीवान सूबा ये दीवानी न्याय को देखता था, जिसमें जमीन संबंधी वाद विवाद, अपने धन संबंधी वाद विवाद आते थे। ठीक है। सदर सूबा यह भी एक न्यायालय का प्रकार होता था। आमीर दाद, यह जैसे बड़े बड़े नगर होते थे उसमें न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। आमीर दाद। आगे देखें, इक्ता व्यवस्था, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इक्ता व्यवस्था, इसका प्रारंभ में तो अगर देखें इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक भूमि थी जिसे इक्ता के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। फौज में जो है वेतन के बदले भूमि दे दी जाती थी। किसी भी व्यक्ति को एक क्षेत्र दे दिया जाता था जिससे वह अपनी कहना चाहिए कर वसूली करके अपने वेतन को पूरा करता था। अलाउद्दीन के समय में इक्ता भूमि समाप्त हो गई। धीरे धीरे यहाँ पे इक्ता भूमि धीरे धीरे विभिन्न शासकों ने सब बांटनी शुरू कर दी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक ऐसा समय आया कि इक्ता भूमि ही समाप्त हो गई। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता भूमि को बजह के नाम से फिर से शुरुआत किया, और इसे जो लेता था उसे बजहदार कहा जाता था। ठीक है। इक्तादार को असीमित अधिकार थे, वो अपने इक्ता में कितना भी वसूली कर सकता था। ठीक है। मवास उस क्षेत्र को कहते थे, जैसे यह एक प्रकार का भूमि इक्ता क्षेत्र कहलाता था जिससे कर वसूली की जाती थी कानूनन। ठीक है। और एक अन्य प्रकार की भूमि होती थी जो कि कर नहीं देते थे, इसे मवास क्षेत्र कहा जाता था। और मवास क्षेत्र होते थे वहाँ पे लूट खसोट की जाती थी, अर्थात वहाँ से कितने भी धन की उगाही जबरदस्ती कर ली जाती थी। इस प्रकार से जो कर उगाही होते थे वो मुक्ताया वली द्वारा होते थे। अगर यहाँ पे कर उगाही करना है तो कृषकों से डायरेक्ट जो है बड़े बड़े शासक नहीं जाते थे, वहाँ पे मुक्ताया वली के द्वारा कर वसूली की जाती थी। ठीक है। इक्ता जो है
वो भू राजस्व अनुदान था। भू राजस्व अनुदान का क्या तात्पर्य कि जो भूमि है वो एक अनुदान के रूप में दे दी जाती थी किसी भी सैनिक या किसी भी अधिकारी को, तो यह भू राजस्व अनुदान था। ठीक है। इक्तादार एक निश्चित सैनिक रखता था। जो इक्ता, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक इक्ता दी जाती है तो वह व्यक्ति यहाँ पे अपनी इक्ता के अंदर छोटे छोटे सैनिकों की टुकड़ी रखता था। ठीक है। और वो सैनिकों की टुकड़ी जो होती थी वो शासक के बुलावे पे अपने सुल्तान के आदेश के द्वारा सुल्तान के समक्ष ली जानी पड़ती थी। ठीक है। जिसका युद्ध आदि में उपयोग किया जाता था। इक्ताए हस्तिकलाल, यह छोटी इक्ता होती थी। ठीक है। और इक्ताए तमलिक बड़ी इक्ता होती थी। बड़ी इक्ता के लोगों को बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। ठीक है। आगे देखें, यहाँ की राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करें सल्तनत कालीन, तो मुस्लिम विचारधारा और प्रचलित देशी संस्था के जो भी नियम कानून थे उन पे पूरा राजस्व व्यवस्था आधारित था। ठीक है। उनके मिश्रण ही थी एक प्रकार से। सल्तनत कालीन राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से जो बगदाद के मुख्य काजी थे अबू याकूब, उनकी पुस्तक जो कि किताब उल खराज थी, उसमें रचित विभिन्न प्रकार के जो नियम कानून दिए गए थे राजस्व संबंधी, उससे ही यह प्रेरित थी। ठीक है। सल्तनत कालीन जो राजस्व व्यवस्था है, यह इनकी जो किताब है वो हनफी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है। विभिन्न प्रकार के कर देखें तो यहाँ पे जो कर है खराज, जो कि केवल हिंदू जमींदारों से वसूला जाता था। उपज का 1/2 से 1/3 हिस्सा वसूला जाता था। उस्र, जो कि तुर्की मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है। तुर्की मुसलमानों से वसूला जाता था। खुम्स जो होता था, खुम्स से हम देखें यहाँ पे, तो खुम्स अगर युद्ध आदि क्षेत्र में जो धन लूटे जाते थे उस पर राज्य का और सैनिकों का हिस्सा जो होता था वो खुम्स कहलाता था। जजिया जो होता था गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। गैर मुस्लिमों से उनके सुरक्षा और उनके रहने के संरक्षण के लिए उनसे कर वसूली की जाती थी। जकात, यह एक धार्मिक कर था जो कि केवल मुसलमानों से वसूली की जाती थी। ठीक है। और केवल वो मुस्लिमों पे ही खर्च की जाती थी। इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कर थे। भूमि की किस्में देखें तो इक्ता भूमि, हमने इक्ता के बारे में चर्चा की। ठीक है। खालसा भूमि, खालसा जो शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था उस क्षेत्र को खालसा भूमि कहते थे। मिल्फ या वक्फ या इनाम भूमि, जो किसी को इनाम के तौर पे भूमि दे दी जाती थी, ये एक प्रकार की भूमि थी। ठीक है। और जो बची जमीन होती थी वो जमीन जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के पास थी, जो हिंदू राजा जहाँ से वसूली का अधिकार रखते थे, ये भी अन्य प्रकार की भूमि होती थी। आगे देखें, अब भू राजस्व पद्धति निर्धारण व्यवस्था देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मसाहत व्यवस्था थी। पहले तो सबसे पहले जो भू राजस्व निर्धारण पद्धति थी उसे 3 भागों में बांटा था, मसाहत, मुक्तई और बटई। ठीक है। तो मसाहत जो थी वो पहले जमीन की पैमाइश कर ली जाती थी कि यहाँ पे कितना कर लगाया जाना है, फिर उसके बाद कर निर्धारण किया जाता था। ठीक है। प्रारंभ इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मुक्तई व्यवस्था जो है हिस्सा बांट पे आधारित था, अर्थात अगर कोई भी मान लो यहाँ पे अनाज होता है तो अनाज को यहीं से बांट लिया जाता था, तो ये हिस्सा बांट पे आधारित था। ठीक है। बटाई भी 3 प्रकार की थी। बटाई या किस्मत गल्ला भी कहा जाता है इसे। ये खेत बटाई, लंक बटाई और रात बटाई, ये 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था शुरू थी यहाँ पे। खेत बटाई में क्या होता था, बोने के समय या खड़ी फसल, जैसे खेतों में जो फसलें रहती है खड़ी, वहीं पे एक हिस्सा कर लिया जाता था कि आधी यहाँ से मेरी होगी या आधी आपकी होगी, इस प्रकार से। लंक बटाई में जो भूसा सहित बांट किया जाता था, अर्थात जैसे धान की अगर चुराई किया जाते हैं, किसी भी अनाज की चुराई की जाती है, उसके बाद जो अनाज होता है, भूसा सहित जो अनाज होता है, उसमें ही ढेर में ही यहाँ पे बंटवारा कर लिया जाता है कि आधा ढेर आपका है, आधा ढेर मेरा। इस प्रकार से ये लंक बटाई कहलाता है। राज बटाई, भूसा रहित, अगर जो फसल होती है उसे अनाज के तौर पे पूरी तरह अगर निर्मित कर लिया जाता है, तो अगर उसमें बंटवारा करने की बारी आती है तो वो राज बटाई कहलाती है। तो इस प्रकार बटाई की विभिन्न व्यवस्थाएं थी। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत की प्रशासन देखा, जिसमें केंद्रीय प्रशासन देखा, प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा जिला या सिख प्रशासन, जिसके बाद परगना प्रशासन के बारे में भी हमने डिटेल से अध्ययन किया। आगे हमने सबसे छोटी कई गाँव के बारे में चर्चा की, खालसा क्षेत्र के बारे में चर्चा किया, सैनिक संगठन देखे, न्याय और दंड व्यवस्था देखा। ठीक है। आगे हमने प्रांतों में न्यायालय के बारे में भी चर्चा कर ली। इक्ता व्यवस्था का भी हमने डिटेल से अध्ययन किया, राजस्व व्यवस्था का भी डिटेल से अध्ययन किया और भूमि की किस्मों के बारे में भी चर्चा की। ठीक है। भू राजस्व निर्धारण पद्धति के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।